तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो सर्कुलर मोशन हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करी है या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करी है, उनकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकती हैं हमारी लाइफ के अंदर में, और उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स को हमें कैसे डील करना चाहिए। वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में देखेंगे। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि जो हमारे पास में बैंकिंग ऑफ रोड को लेकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्यों रोड को थोड़ा टिल्ट करके बनाया जाता है। फिर आपने देखा होगा कि कोई साइकिलिस्ट है, एक कर्व पाथ पर चल रहा है, तो कहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा डेंजर फील होता है। वो चीज़ आज की क्लास में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो बेंड कर रहा है एक साइकिलिस्ट है, वो कितना बेंड करे कि वो सेफ पोजीशन पर मूव करता रहे। कोई भी सर्कुलर पाथ है उस पर कितना उसको बेंड कर जाना चाहिए, तो वो थीटा के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में एक प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, जो आप जनरली किसी सर्कस वगैरह के अंदर में जाते हैं वहां पर देखते हैं, जिसको आप जानते हैं मौत का कुआं। ठीक है, तो कैसे उसके अंदर में मूव कर जाते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन हमारी जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ये सर्कुलर मोशन के थ्रू ही डील करनी होती है। बेसिकली जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो हमें दो चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। एक हमारा एक्सेलेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेशन, दूसरा रेडियल एक्सेलेशन। और इन्हीं के साथ में जोड़ते हुए हमें देखना होता है फोर्सेस को लेकर। एक होती है मेरे पास में सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और दूसरी हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, वो अपने आप में एक स्यूडो फोर्स होती है। इसके ऊपर में बहुत अच्छे से हमने डिस्कशन किया था। और इस स्यूडो फोर्स का भी मेरे पास में मैग्नीट्यूड यही रहता है। लेकिन स्यूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अपने न्यूमेरिकल्स को थोड़ा इजी हम बना सकें। उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास में कुछ एक एप्लीकेशन जो होती हैं उनको हम इजीली डील कर पाए, तो इसलिए हमें उस स्यूडो फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करना होता है। तो ये सारी एप्लीकेशन आज देखेंगे। तो चलिए, पहला जो हम इसके अंदर में हेडिंग डालेंगे, तो पहला रहेगा साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व्ड पाथ। कि एक साइक्लिस्ट है, उसको अपनी कितनी स्पीड रखनी चाहिए कि वो एक कर्व्ड पाथ के अंदर में ना गिरे। तो ये टॉपिक शुरू करूं उससे पहले तीन चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पहला चीज कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि वो एक हॉरिजॉन्टल पाथ पर चल रही है। दूसरा मैं बात करूं कि एक वो इस तरह के पाथ पर चल रही है, यानी ब्रेकर टाइप जो आप लोगों ने देखे होंगे। और तीसरा उसका पाथ है कुछ इस तरह का। ये बार बार आपके न्यूमेरिकल्स इससे डील करते हैं। पुल वगैरह से रिलेटेड, ब्रिज वगैरह से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आने चाहिए। ये टॉपिक शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो भी आज नए जुड़ रहे हैं, तो फोटोनिक्स की जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपका जो जो डिजायर्ड कोर्स है वो वहाँ पर जाकर आप अपना बाई कर सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, सीट्स के साथ में और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ में वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। चलिए, यहाँ पर मान लेता हूँ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। मैंने एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको यहाँ पे हमने प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका देखूँ तो नीचे लग रहा है उसके पास में mg, और ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर लगा नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ पर लगता है? जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर में वो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये सरफेस था, वो कॉन्टेक्ट इसने अप्लाई किया और ये n नॉर्मल लग गया। ठीक है भाई। अब दूसरे केस के अंदर मैं बात करूँ, ऑब्जेक्ट इस पोजिशन पर है और ये उसका मास है m। तो सबसे पहले तो इसका नीचे की साइड में क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। तो हमने उसका मास जो है वो निकाल लिया है, यानी कि जो उसका वेट है वो हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। एक फोर्स उसका वेट के कारण में लग रहा है। ठीक है भाई। दूसरा उसका नॉर्मल लग रहा होगा, वो इस सरफेस के कारण लग रहा है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास में उसका लग गया नॉर्मल। ये नॉर्मल लग गया। लेकिन आप अच्छे से इसको देख पा रहे होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। ये भी एक वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। तो ये एक कर्व के ऊपर में मूव कर रहा है। इसका रेडियस अंदर साइड में होगा, यानी कि रेडियल एक्सेलेरेशन अंदर की साइड में होगा। तो जो हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होती है अंदर की साइड में होगी, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल उसके अपोजिट में लगती है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की डायरेक्शन में लगेगा। और कितना मैग्नीट्यूड का? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। मान लेते हैं कि आर रेडियस का ये कर्व जो है वो बना हुआ है। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास में फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है। तीसरे केस की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट इस पोजिशन पर है, उसका मास है एम। तो पहली तो चीज इसके ऊपर में क्या लग रहा होगा? इसका mg लग रहा होगा। दूसरा आप देखें तो ये सरफेस जो है कांटेक्ट कर रहा है, तो यहां से उसका नॉर्मल निकला, तो नॉर्मल आपने यहां पर डिफाइन कर दिया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो एक v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है और एक कर्व के अंदर में मूव कर रहा है, यानी एक सर्कुलर मोशन वहां पर करेगा वो। और जहां पर भी मेरे पास में सर्कुलर मोशन का एग्जिस्टेंस आ जाता है, तो सर्कुलर मोशन के कारण में वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगी। तो इस केस की बात करें तो इसका रेडियस कहां पर है? अंदर की साइड में। रेडियल एक्सेलेरेशन कहाँ लग रहा होगा? अंदर की साइड लग रहा होगा। तो उसके अपोजिट में एक फोर्स जनरेट हो जाएगी, जिसको हमने जाना था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई मेरे पास में इस डायरेक्शन में, दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है भाई। अब इस केस की बात करूं तो नॉर्मल यहाँ पे जनरेट हुआ, दैट इज इक्वल टू एम जी। लेकिन इस केस में बात करूं तो जो नॉर्मल यहाँ पर जनरेट हो रहा है, नॉर्मल दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस में एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये।
mg माइनस में mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि मुझे नॉर्मल से मतलब है, क्योंकि नॉर्मली उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करेगा, ठीक है ना, इस पोजीशन पर चलता रहेगा। अगर मान लो मेरे पास में नॉर्मल जो है वो ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट क्या ऊपर उड़ जाएगी, ये नीचे वाला पैरामीटर ज्यादा हो गया तो नीचे की तरफ में धस सकती है, लेकिन हमें बैलेंस करके चलना है। तो बैलेंस करेंगे तो ये दोनों चीजें नॉर्मल जो है वो इसके बराबर में होगा एम जी माइनस में एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर के फॉर्म में। और इस पोजीशन पर देखूं तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस में एम बी स्क्वायर बाई आर। ये तीन केसेस मेरे पास में बन गए। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूं, क्या इस केस में कभी नॉर्मल जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या इस केस में कभी नॉर्मल जीरो हो सकता है? कभी भी नॉर्मल जीरो नहीं हो सकता दोनों केसेस के अंदर में। लेकिन आप यहां पर अच्छे से देखें इसको, तो ये वैल्यू मेरे पास में जीरो हो सकती है। ये अगर दोनों पैरामीटर मेरे पास में इक्वल हो जाएं तो ये वैल्यू कैन बी जीरो। तो ये जीरो हो गई है, यानी कि नॉर्मल जो है वो जीरो हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी ब्रेकर के ऊपर से चल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर, तो जैसे बहुत तेजी के साथ में आप गुजरेंगे, देखो mg तो उसका कांस्टेंट रहेगा, आर भी उसका कांस्टेंट है, एम भी उसका कांस्टेंट है, लेकिन अब वेरी क्या कर सकता है यहाँ पर, वी उसका वेरी कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक आप मूव करेंगे जब तो आप इजीली उस गाड़ी को आराम से उसके ऊपर से निकाल लेंगे। आपने देखा होगा ना कि ब्रेकर के ऊपर में आप जाकर क्या करते हैं, स्पीड को बहुत कम कर लेते हैं। तो बेसिकली आप कर क्या कर रहे हैं, उसके नॉर्मल को जनरेट कर रहे हैं। नॉर्मल ज्यादा से ज्यादा हमारे पास में होगा तो बॉडी को हमारे पास में क्या रखेगा, वो बैलेंस करके रखेगा। लेकिन जैसे ये वैल्यू आपने वी बढ़ाई, बहुत तेजी के साथ में आपने गुजारना चाहा उससे, तो वो जो दोनों के बीच में कंटेक्ट है वो छूट जाता है, जो सरफेस के बीच में और ये जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में कांटेक्ट छूट जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या लगेगी, आपको दिखेगा कि थोड़ा ऊपर की तरफ में उठ गई है। तो इस केस के अंदर में नॉर्मल जो है वो हमारे पास में जीरो हो सकता है। तो दो केसेस आपने देखे कि कर्व मेरे पास में इस तरह का हो, यानी कि जो कॉनकेव टाइप में बन रहा है अपवर्ड कॉनकेव, और ये मेरे पास में डाउनवर्ड कॉन्वेक्स टाइप में आपके पास जो दो फॉर्मेशन बनी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों फॉर्मेशन को जोड़ूंगा और एक साइक्लिस्ट के मोशन को हम इसके अंदर में कंसिडर करेंगे। ये यहाँ पर समझाने का मतलब ये था, ये जो चीजें कैसे नॉर्मल को आप कैलकुलेट करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हमारे पास में बनती है एक ऑब्जेक्ट की, तो ये वहां पर डील करनी अपने को आनी चाहिए। चलिए अब बात करता हूं मैं उस पाथ की, कि एक साइक्लिस्ट है वो कुछ इस तरह के पाथ को मूव कर रहा है, एक इस तरह का पाथ वो फॉलो कर रहा है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी समझने पे जोर दो, नोट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। अब मान लेता हूं कि ये जो सरफेस यहां पर आप लोगों के पास में प्रोवाइडेड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मेरे पास में म्यू है। भाई साइकिल जो चला रहा है इसके ऊपर में, इस सरफेस में थोड़ा सा खुरदरापन है, थोड़ी रफनेस है, तो हमने उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के बराबर में डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, अब मान लेते हैं कि ये साइकिल है, यहां से कुछ इस तरह से पर्सन जो है उसको लेके चल रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर उसका v जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। v कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड, यानी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई ये जो v है मेरे पास में, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो हम v प्रोवाइड करेंगे, कितना मैं मैक्सिमम इसको प्रोवाइड कर सकता हूं कि ये पूरे पाथ में कहीं पर भी स्लिप ना करे, मतलब गिरे नहीं। तो यहां पर हमें समझ में आता है कि ये पर्सन जो है वो यहां से इस पूरे पाथ को क्रॉस करेगा। तो इन दोनों का केसेस मेरे पास में देखें तो ये मेरे पास में एक कर्व बनी थी, ये वाला हिस्सा था जो मेरे पास में, और ये दूसरा वाला हिस्सा कुछ इस तरह का बना हुआ मेरे पास में कॉन्वेक्स टाइप में, ठीक है। ये कॉन्वेक्स अपवर्ड और ये कॉन्वेक्स मेरे पास में डाउनवर्ड साइड में आप लोग के पास में बना हुआ है। तो दोनों केसेस के अंदर में देखें तो ये पाथ और ये पाथ को दोनों मैंने यहां पर जोड़ दिया है दोनों पाथ को जोड़ दिया है। तो जहां पर ये दोनों पाथ जुड़ते हैं, इस पॉइंट को हम जानते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से। बस सिर्फ नाम याद रखना है, कोई इसका जरूरत हमारे लिए नहीं पड़ेगी, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है भाई। अगर इसका रेडियस मैं यहां पर पॉइंट आउट करूं तो ये मान लेता हूं इस पूरे पाथ का एक रेडियस रहा होगा, यहां से इसका रेडियस रहा होगा, और ये जो है एक एंगल बना रहा होगा, ये सरफेस यहां से, और ये जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है यहां से एक एंगल बन रहा होगा, और इस एंगल को मैंने नाम दिया अल्फा, ठीक है भाई। दूसरा केस यहां पर बन रहा है तो इसका भी कहीं यहां पर रेडियस रहा होगा, दिस वन। तो ये मैं मान लेता हूं इसका रेडियस है, और ये इसका यहां पर आ गया, ये मेरे पास में रेडियस आ गया। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये भी एंगल बना मेरे पास में अल्फा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम करेगा, तो दोनों एंगल हमारे पास में अल्फा हो गए। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वी मैक्स यहाँ पर कितनी रखी जाए कि थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट कहीं पर भी स्लिप ना करे। तो इसको अच्छे से समझना है। तो मैं बात करूं, इसके पॉइंट्स को मेजर कर लूं, ए पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट मेरे पास में बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये मेरे पास में डी पॉइंट है, और ये यहां पर ई पॉइंट है। यहां पर हम जो कंसीडर करेंगे वो बी सी डी का करेंगे। बी सी का जो होगा वो मेरे पास में ए बी का हो जाएगा, जो यहाँ पर सी डी का होगा वही यहाँ पर डी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। यानी कि सेम पाथ मेरे पास में, तो मैं ये पाथ को फॉलो करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा, देखो ध्यान से सुनना, अभी जो पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, अगर ये समझ जाऊं कि पूरे पाथ में
पूरे पाथ में वो सबसे खतरनाक पॉइंट कहां पर है जहां से मैं स्लिप कर सकता हूं, तो उस पॉइंट पे मुझे क्या वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। अगर वो वेलोसिटी मेरे पास में मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, वो वी मैक्स फाइंड आउट कर लेता हूं, तो बाकी के पॉइंट पर तो मैं इजिली क्रॉस कर जाऊंगा। यानी पूरे पाथ पर मुझे एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो सबसे खतरनाक है, यानी कि वहां पर मेरी वी मैक्स कंसिडर हमें करनी पड़ेगी। तो हमारे लिए यही जरूरी है कि पूरे पाथ में एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करो जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। अगर वो उस खतरे से हम बच गए तो बाकी खतरों से तो हम आराम से बच जाएंगे, उस वी मैक्स का यूज करके उससे कम रखकर अपनी वेलोसिटीज को। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर कंसीडर करना चाहूं बी से सी और सी से डी वाला पाथ। तो आपको समझ में आता है कि मेरे पास में ये पाथ जो बना है इसको मैं यहां पे डिफाइन कर लेता हूं। ये बी पॉइंट है, ये मेरे पास में सी पॉइंट है और यहां पर मेरे पास में डी पॉइंट है। अब केस वन में यहां पर डिफाइन करूं कि बी से सी तक अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसके साथ में क्या सिनेरियो लग रहा होगा। तो ये बी से सी वाला पाथ मैंने यहां पे डिफाइन किया। बी से सी वाले पाथ के अंदर में रेंडमली कोई भी पोजीशन के ऊपर भी मैंने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर पहुंचा होगा और इसका जो एंगल बना होगा यहां से इसके रेडियस से, ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है। क्योंकि मैं थ्रू आउट द मोशन बी से सी तक, यानी कि बी से सी तक एक पाथ को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, एक पॉइंट को फाइंड आउट करना चाह रहा हूं जो सबसे खतरनाक है इस केस के अंदर में। तो यहां पर मुझे समझ में आता है कि जो भी फोर्सेस यहां पर लग रही होंगी उनको हम यहां पर पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहला इसका क्या लग रहा होगा, नीचे की साइड में mg लग रहा होगा। ठीक है भाई, mg लग रहा है। यहाँ इस बॉडी का कांटेक्ट हो रहा है इस सरफेस से, तो ये इसके ऊपर में लगा रहा होगा नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल लगा दिया। ठीक, अब ये जो एंगल है यानी कि ये मेरे पास में थीटा, तो ये भी थीटा हो गया क्योंकि ये एक एंगल बना रहा है जो सरफेस के साथ में। तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। ठीक, इस डायरेक्शन में मेरे पास में कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा आ जाएगा क्योंकि थीटा के अपोजिट वाला मैं इसका mg का ले रहा हूं, तो mg को sin थीटा मेरे पास में आ गया। ठीक भाई, लेकिन मुझे ये mg sin थीटा है, ये इसको नीचे की तरफ में खींचेगा और हमें क्या चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो स्लिप ना करे। तो फ्रिक्शन इसके ऊपर में कहां लगेगा, पीछे की साइड में लगेगा, इसके सरफेस के साथ में लगेगा, थोड़ा ऊपर हो गया, एंगल पर हो गया, लेकिन ये सरफेस के साथ में ये बैलेंस करेगा इसको। तो हमें यहां से समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो मेरे पास में नॉर्मल बना है, नॉर्मल दैट इज इक्वल टू किसके बराबर में आ जाएगा, mg cos थीटा के बराबर। ठीक है भाई, और जो फ्रिक्शन फोर्स है इसमें जो जनरेट करनी चाहिए, जो जो मेरे पास में रिक्वायर है कि कम से कम इतनी फोर्स तो मेरे पास में हो कि ये इसके अंदर में फ्रिक्शन ना हो उस पॉइंट का, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का स्लिपिंग ना हो। तो ये मेरे पास में आएगी कितनी, दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, इसके अंदर में ना बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को छोड़ दिया यहाँ पर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो यहाँ पर ये mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो ये फोर्स मेरे पास में जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किसके बराबर में आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा के बराबर में आ गई। ये वो चीज है, वो फ्रिक्शन है जो मुझे रिक्वायर है। जैसे मैंने कल बताया था आपको, पिछले लेक्चर के अंदर में बताया था आपको कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मुझे रिक्वायर है 10 न्यूटन का, मतलब जो टोटल मैक्सिमम मेरा सरफेस है वो 10 न्यूटन तक जनरेट कर सकता है। अगर मैं इसे नीचे अपनी वैल्यूज को रखूं, 8 रखूं, 9 रखूं, 10 रखूं, 9.5 तक रखूं, 9.6, 7 ऐसे रखूं, लेकिन 10 से नीचे नीचे रखूं, तो मेरा जो बॉडी है वो उसको फ्रिक्शन मिलता रहेगा और वो आराम से बैलेंस रहेगी। लेकिन जैसे मैंने 10.5 किया तो रिक्वायर से मेरी वैल्यू ज्यादा हो गई है, और रिक्वायर से वैल्यू ज्यादा हो गई है तो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन वहां पर एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, वो वहां पर स्लीपिंग करवा देगा। मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद में जो नेट फोर्स वहां पर बचेगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी और उसकी वजह से वो स्लिप कर जाएगा। तो मुझे स्लिपिंग से बचाना है, तो जो रिक्वायर वैल्यू है, मतलब जो रिक्वायर है वो मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। भाई ये रिक्वायर है मेरे पास में, ये मैक्सिमम से कम होनी चाहिए। तो एफ मैक्स मेरे पास में कितना हो सकता है, एफ मैक्स का आपको पता ही है, म्यू इंटू में एन होती है, फ्रिक्शन के अंदर में हमने अच्छे से इसको डील किया हुआ है। तो जो वैल्यू मेरे पास में आएगी एफ की, वो मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू एफ मैक्स होनी चाहिए। ये मेरे पास में फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास में आई mg sin थीटा जो रिक्वायर है, और ये लेस देन होना चाहिए इसके म्यू इंटू में mg cos थीटा माइनस में mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। ये मेरे पास में वैल्यूज आ गई। अब इसको देखना कि अगर मैं इस केस के अंदर में थीटा को इंक्रीज करता हूं, थीटा को यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको ना, थीटा को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो आपको समझ में आता है कि नॉर्मल जो है वो मेरे पास में क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये वैल्यू जो है नॉर्मल जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर नॉर्मल मेरे पास में डिक्रीज हो रहा है तो ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल के ऊपर में कौन डिपेंड करता है,
नॉर्मल के ऊपर में उसका एफ मैक्स डिपेंड करता है। तो जो मेरे पास में मैक्सिमम उसको फ्रिक्शन लगाने की कैपेबिलिटी है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि एफ मैक्स जो है वो यहां पर हमारा क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। और डिक्रीज हो गया तो मेरे पास में एफ रिक्वायर जो है वो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू मेरे पास में क्या होती चली गई है, एफ रिक्वायर के अंदर में थीटा जो मैंने इंक्रीज किया तो ये वैल्यू मेरे पास में इंक्रीज होगी, तो एफ रिक्वायर मेरे पास में इंक्रीज होता चला जाएगा। ध्यान से सुनना, इस टेबल को अच्छे से नोट कर लेना। इस टेबल को ये क्या समझा रहा है कि मैंने थीटा इंक्रीज किया, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहा है, तो ये नॉर्मल जो है उसका डिक्रीज होता आ रहा है। नीचे की तरफ में जैसे जैसे बॉडी स्लाइड करती आएगी तो उसका नॉर्मल मेरे पास में डिक्रीज होता रहा है, लेकिन उसका एफ मैक्स जो है वो भी डिक्रीज होता आ गया। यानी कि नॉर्मल जो है वो डिक्रीज हो गया तो उसके ऊपर में एफ मैक्स डिपेंड करता है, यानी कि ये वैल्यू डिपेंड कर रही है। ये अभी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि डिक्रीज होकर ये 9 हो गई है, ये 9 हो गई है, लेकिन जो मेरे पास में रिक्वायर है ये वैल्यू थी पहले 8, अब ये पहुंच गई है 9 के ऊपर में। क्योंकि थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास में इंक्रीज होती चली जाती है, तो ये हमारे पास में इंक्रीज होगा। तो ये जो पहले हमारे पास में 8 या 9 आ रहा था तो ये इसके वैल्यूज के आसपास में पहुंच जाएगा। तो एक लेवल ऐसा भी आएगा कि हमारा मैक्सिमम कम हो जाएगा और रिक्वायर जो है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 10 न्यूटन। तो वहां पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि इस पोजीशन के अंदर में हमारा केस बन सकता है कि एक खतरनाक पॉइंट हमें मिल जाएगा। चलो अब दूसरा पॉइंट यहां पर और देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब कौन सी पोजीशन से आ रहा है, जब सी से डी की तरफ में मूव कर रहा है तो वहां पर क्या सिनेरियो होगा। तो यहां से सी से डी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में आ रहा है, ये इसका कहीं सेंटर रहा होगा, और ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन के ऊपर में यहां पर है, ये हमने उसका मास डिफाइन किया, मास हो गया। अब ये जब यहां पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट तो आपको कर्व टाइप में दिख रहा है इसके अंदर में, तो यहां पर इसके ऊपर में नॉर्मल लग रहा है, इसका मास के कारण में यहां पर नीचे mg लग रहा है, ठीक है भाई। और दूसरा इसके ऊपर में क्या लग रहा है, इसका mv स्क्वायर लग रहा है। वो mv स्क्वायर कहां लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, बाहर के डायरेक्शन में उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और अंदर की साइड में क्या लगेगा इसके, अच्छा ये नॉर्मल यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर नॉर्मल इस साइड में नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस जो है वो उसके ऊपर में अप्लाई करेगा, तो नॉर्मल जो है वो अंदर की साइड में जाएगा, दिस डायरेक्शन। ये मेरे पास में नॉर्मल आएगा, वो सेंटर की तरफ में इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एम बी स्क्वायर बाहर की साइड में, एम जी इस साइड में लगा मेरे पास में। तो ये जो कंपोनेंट्स आएंगे तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नॉर्मल जो होगा दैट इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, ये थीटा मेरे पास में आ गया, ये थीटा मेरे पास में हो गया, तो दोनों मेरे पास में कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए हैं, तो एम जी कोस थीटा आ गया। प्लस में मेरे पास में एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट एम जी का इस साइड में आएगा और दूसरा कंपोनेंट एम बी स्क्वायर बाई बी इधर आएगा। और एफ रिक्वायर जो रहेगा हमारे पास में ये नीचे की साइड में इसके पे फोर लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा, सेम वही केस कर रहा हूं मैं। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, इसके ऊपर में पीछे की साइड में लगेगा, तो एफ रिक्वायर हमारे पास में आया एम जी साइन थीटा, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो आप लोग कि जैसे मैं एफ मैक्स की बात करता हूं तो एफ मैक्स की वैल्यू मेरे पास में आती है म्यू इंटू में एन। अगर मैं थीटा को इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे पास में ऊपर से नीचे की तरफ में, क्योंकि यहां से मेरे पास में थीटा नीचे की साइड में आ रहा है, ऑब्जेक्ट स्लाइड करता हुआ आ रहा है, तो थीटा क्या कर रहा है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है। ये थीटा की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होती आ रही है, तो थीटा मेरे पास में डिक्रीज हो रहा है, तो आपको समझ में आता है कि नॉर्मल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, बेशक हमारे पास में कुछ हो रहा हो, यहाँ पर प्लस का साइन है तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर इंक्रीज होती चली जाएगी। थीटा जैसे जैसे डिक्रीज होगा कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास में इंक्रीज होगी, तो ओवरऑल जो कंपोनेंट है नॉर्मल का वो यहाँ पर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये इंक्रीज हुआ। अब बात करें एफ रिक्वायर की, यानी कि जो मेरे को रिक्वायर है तो वो यहां से आपका आ जाएगा डिक्रीज होता हुआ, यानी कि एफ रिक्वायर हमें कम होता जाएगा। यानी कि जो वैल्यूज थी, जो हमने एक सिनेरियो यहां पर लगाया था कि 10 उसका मैक्सिमम आ सकता था, 9 पहले वैल्यू थी, जैसे मैं थीटा को इंक्रीज करता हूं तो ये खिसक कर इधर चली जाती है, 9 या 8 हो गया, और ये जो था मैक्सिमम जो था वो थोड़ा खिसक कर इस साइड में आ जाएगा, मान लेते हो 10 हो गया। यानी कि अब जो इनके बीच में गैप था पहले 1 का था, अब कितना का हो गया, 3 का हो गया, तो इतना अभी उसके अंदर में गैप बना हुआ है। एफ रिक्वायर मेरे पास में डिक्रीज हो गया है, और एफ मैक्स जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि हमारे पास में जो रिक्वायर है वो कम होता जा रहा है और एफ मैक्स इस केस के अंदर में बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहां पर जो स्लीपिंग होगी यहां पर मेरे लिए कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन इस केस में मेरे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है एफ मैक्स यहां पर क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। और एफ मैक्स डिक्रीज करने का मतलब है कि एफ रिक्वायर जो है वो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वैल्यू जो एफ मैक्स की है वो कम पड़ जाएगी और एफ रिक्वायर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। कब, जब हम उस थीटा को चेंज कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की साइड में आ रहे हैं, थीटा वेरी कर रहा है यहाँ पर,
तो थीटा जैसे जैसे नीचे की साइड में आएगा तो हमें समझ में आ रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये यहां पर पहुंचा फिर यहां पर पहुंचा, तो थीटा उसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो ये मेरे लिए केस जो है वो खतरा बन सकता है, और ये जो केस है मेरे लिए खतरा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जैसे मेरा थीटा डिक्रीज होता आ जाएगा तो एफ मैक्स अपने आप ही इंक्रीज होता चला जाएगा और एफ रिक्वायर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो दोनों केसेस में हमें समझ में आता है कि सी एक ऐसा पॉइंट है जिसके एक तरफ में हमें खतरा है, एक तरफ खतरा नहीं है, और एक तरफ हमें क्या है, खतरा है। अब वहीं पर हमें उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होता है। तो यहां पर हम सी को पूरा कंसिडर करेंगे और उसकी दोनों वैल्यूज को, हमें एक चीज समझ में आ गई कि पूरे पाथ में, इस पूरे पाथ में ए से लेकर ई पॉइंट तक सी एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे खतरनाक पॉइंट है। एक तरफ उसमें स्लीपिंग हो रही है, एक तरफ उसके पास में स्लीपिंग नहीं है। तो हमें यह देखना है कि इसके पीछे वाला हिस्सा ज्यादा खतरनाक है या फिर ये वाला हिस्सा ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद में एक तरफ खतरा है, दूसरी तरफ खतरा नहीं है। तो मुझे कितनी वेलोसिटी से इसको क्रॉस करना चाहिए, जो पॉइंट मेरे पास में खतरा बना हुआ है उसको मुझे किस वेलोसिटी से पास करना चाहिए ताकि मैं बिना स्लीपिंग के निकल जाऊं। देखो आज का जो लेक्चर है बिल्कुल कंसेप्चुअल ज्यादा है, और यहां से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, जो आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में। तो अच्छे से कंसंट्रेट होकर समझना है। न्यूमेरिकल वाइज कुछ नहीं आता इसके अंदर में, लेकिन थ्योरेटिकली आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि कैसे हमें उसको स्लिपिंग से बचना चाहिए, कौन सा पॉइंट हमें फाइंड आउट करना चाहिए। अभी पाथ मैंने ये दिया, कोई दूसरा पाथ भी आप लोग को प्रोवाइड कर देगा एग्जामिनर, तब कैसे करोगे। चलो अब मैं बात करता हूं, इसी को ले लेते हैं पूरा पाथ जो हमने डिफाइन किया। इसमें हमें ये तो समझ में आ गया कि सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो मैं सी से पहले का एक सिनेरियो देखता हूं और दूसरा मैं सी के बाद का सिनेरियो देखता हूं। तो यहां पर मुझे समझ में आता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया और इसने जो एंगल पूरा इस सी पॉइंट तक पहुंच गया है, ये सी पॉइंट तक पहुंच गया था, तो एंगल कितना बना रहा था, ये एंगल बना रहा था अल्फा। मैं बात कर रहा हूं यहां पर बिफोर सी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जस्ट उससे पहले। और दूसरा केस यहां पर मैं ले लेता हूं कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है सी के बाद में जा रही है, यहां पर इसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये जो मेरे पास में एंगल बनेगा यहां पर, ये ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज अल्फा। भाई ये तो था, यहां पर जो ऑब्जेक्ट थी ये अल्फा एंगल बना रही थी और यहां पर मैंने इस अल्फा को कंसिडर कर लिया, यहां पर हमने इसको अल्फा को कंसीडर किया है। तो ये जो अल्फा एंगल बना हुआ है, तो वहां से मैं दोनों पॉइंट्स को फाइंड आउट कर रहा हूं, ये सी से जस्ट पहले का और ये सी से बाद का सिनेरियो हमने किया। देखो अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये दो केसेस क्यों लिए थे, एक केस ये भी लिया था मैंने, यहां पर बी से सी भी लिया था, और दूसरा मैंने सी से डी भी लिया था। तो भाई यहां पे मेरे को जो मोटिव था वो ये था कि अगर मेरा थीटा वेरी करेगा तो क्या खतरा उस पाथ पर है या नहीं है। तो यहां से मुझे समझ में आ रहा था कि भाई अगर मैं बी से सी की तरफ में जा रहा हूं तो मेरे लिए खतरा है यहां पर। क्यों है खतरा? क्योंकि ये वैल्यू जो है एफ मैक्स की डिक्रीज होती जा रही है और एफ रिक्वायर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन इस केस में आपने देखा था कि जैसे थीटा मेरे पास में, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे की साइड में आएगा, साइकिल नीचे की साइड में आएगी, तो एन मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एफ रिक्वायर जो है वो डिक्रीज होएगा और एफ मैक्सिमम वहां पर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो वहां पर खतरा मेरे लिए नहीं है। तो सी एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल गया जहां पर खतरा है, तो मैं उस पॉइंट को पकड़ता हूं और उससे पहले की और उसके बाद की वैल्यूज को फाइंड करता हूं कि कौन से के लिए मेरा ज्यादा खतरा रहने वाला है, यानी कि जहां पर मैं स्लिप कर जाऊंगा। तो इस केस में बात करें कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर पहुंच गई है, तो उसका मास m है, तो नीचे की साइड में उसका लग रहा होगा mg, और यहां पर जो इसका लगेगा नॉर्मल लगेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में बाहर की डायरेक्शन में, और साथ ही साथ इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एम बी स्क्वायर बाई आर। और इसको मैं कैलकुलेट करूं, यहां पर अल्फा मेरे पास में आ गया, तो नॉर्मल हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज एम जी कोस थीटा। भाई ये कोस अल्फा आएगा, ये अल्फा, तो ये अल्फा दो पैरेलल लाइंस मेरे पास में और ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल आ गए, तो ये अल्फा कोस अल्फा, और प्लस में माइनस में मेरे पास में एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर आ गया। और इसका जो फ्रिक्शन आएगा दैट इज गिवन एज एम जी, जो नीचे की साइड में लग रहा होगा इसके पास में, एम जी साइन थीटा। ये नीचे की साइड में इसका कंपोनेंट लग रहा है जो इसको खींच रहा होगा, और पीछे की साइड में रोकने के लिए इसके पास में फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो यहां से मेरे पास में बनी एम जी साइन अल्फा बन गया। ठीक है भाई। अब यहां पर मैं बात करूं कि जो एफ रिक्वायर है इस केस के अंदर में, ये पहला सिनेरियो था। अब यहां पर देखो आप कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से इस पोजीशन पर है, तो इसका नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास में एम बी स्क्वेयर, इसका बाहर लग रहा है, और दूसरा इसके अंदर में क्या लग रहा है, mg कोस थीटा, इसका कंपोनेंट इस साइड में लग रहा होगा।
ये अगर मेरे पास में अल्फा है तो ये भी मेरे पास में अल्फा हो गया। नीचे की साइड में लग रहा होगा mg sin थीटा, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा इसके ऊपर में, पीछे की साइड में लग रहा होगा। तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो नॉर्मल मेरे पास में बनकर आएगा वो होगा यहाँ पर नॉर्मल इस साइड में लगेगा इस ऑब्जेक्ट में mg cos अल्फा प्लस mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी तक ये समझ गए होंगे, बार बार वही चीजें इसके अंदर में रिपीट हो रही हैं। तो ये f रिक्वायर है मेरे पास में, दैट इज गिवन एज mg sin अल्फा। अब दोनों ही केसेस में, यानी कि जब मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं उससे पहले और उससे बाद दोनों में रिक्वायर तो सेम है, दोनों के अंदर में रिक्वायर तो सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है वहां पर दोनों केसेस के अंदर में नॉर्मल की वैल्यूज अलग अलग है। ये नॉर्मल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो सकती है, यानी कि जीरो भी हो सकती है, लेकिन इस केस के अंदर में आप देख रहे हैं कि वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, हमेशा वो नॉर्मल उसके पास में मेंटेन रहेगा। यानी कि आपको समझ में आता है कि इसका जो एफ मैक्सिमम है दैट इज म्यू इंटू में एन, वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। लेकिन इस केस के अंदर में एफ मैक्स जो है वो यहाँ पर डिक्रीज भी हो सकता है। तो ये मेरे पास में जो पॉइंट है यानी कि आफ्टर सी पॉइंट है, ये मेरे लिए खतरा नहीं है। अगर ये खतरा नहीं है तो मेरे लिए ये खतरा पॉइंट है, तो यहां से मैं उसकी वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे एफ मैक्स इक्वल टू म्यू इंटू में एन, तो ये सारी वैल्यूज का आप लोग पुट करके देखना, यहाँ पर एन की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें समझ में आता है कि एम जी साइन थीटा जो साइन एल्फा जो मुझे रिक्वायर है दैट मस्ट बी लेस देन म्यू इंटू में एन, और एन की वैल्यू हमारे पास में यहाँ कितनी बनी है, एम जी कोस एल्फा माइनस एम वी स्केयर डिवाइड बाई आर मेरे पास में बनी है। अब यहां पर क्या था, ये वैल्यू मैंने रखी है एन की, तो यहां से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आपके एग्जामिनर ने पूछा होगा तो वो आपको एम की वैल्यू प्रोवाइड कर रखी होगी, अल्फा आप लोगों को प्रोवाइडेड होगा, म्यू आप लोगों को प्रोवाइड होगा, ये वी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो यहां से जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू वी मैक्स। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से मुझे इस पॉइंट सी को क्रॉस करना चाहिए ताकि मैं थ्रू आउट द पाथ मैं बचा रह सकूं, क्योंकि मेरे लिए ये सी पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट था। हमने देखा इस पूरे पाथ को ऑब्जर्व किया, बी से सी का देखा और सी से डी वाला पाथ भी देखा, तो हमें पता लगा कि ये सी पॉइंट एक ऐसा पाथ आ रहा था जहां पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन था, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा था। और इस पॉइंट को मैं बहुत स्मूथली क्रॉस कर गया तो बाकी के पॉइंट तो मैं इजिली क्रॉस कर जाऊंगा। मान लेते हैं इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो इससे नीचे मैं वेलोसिटी रख लूंगा, 9 मीटर पर सेकंड रख लूंगा, 9.5 मीटर पर सेकंड रख लूंगा, तो आराम से मैं इन पॉइंट्स को क्रॉस कर जाऊंगा। तो ये मैं क्रॉस कर गया तो बाकी तो आराम से हो ही जाएंगे। तो यहाँ से हमें साइकिलिस्ट का जो आता है कि एक कर्व्ड पाथ के ऊपर में कैसे उसका मूव करना चाहिए, किस वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, वो इसके कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब तो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें रह गई हैं, बच्चों वाली चीजें रह गई है। नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ कार। कोई कार है वो एक रोड के ऊपर में चल रही है और उसको बेंड करना है। आप अगर गाड़ी वगैरह चलाई है या कोई बाइक भी चलाई है तो गाड़ी को आप घुमाते हैं, उसका जो स्टेयरिंग होता है उसके थ्रू आप उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। बेसिकली वो क्या उसके अंदर में जनरेट हो रहा है और हमें कितनी वेलोसिटी के साथ में उसको घुमाना चाहिए, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास में हो कि मैं सेफली उस पाथ के थ्रू मूव कर जाऊं। अगर मैं नहीं करूंगा तो गाड़ी क्या कर जाएगी, हमारी स्किड कर जाएगी। देखते हैं, समझते हैं उसको। ये मान लेते हैं मेरे पास में पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है, और ये मेरे पास में एक कार है जिसका मास है m, और ये यहां पर मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, और ये v मैंने मानी है कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि मैं कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से इस कारों के ऊपर में मूव कर सकता हूं। और इसका जो रेडियस ऑफ मेरे पास में कर्वेचर बोल दो या फिर जो रेडियस है वो हमने r माना हुआ है। जो कर्व हमने बनाई हुई है, जो आप देखते होंगे रोड वगैरह देखते होंगे, एक कर्व के अंदर में है। बिल्कुल अभी मैं कोई बैंकिंग वैंकिंग नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर में, यानी कि मैंने टिल्ट नहीं किया अभी सा, बिल्कुल एकदम जो फ्लैट एरिया है, और फ्लैट एरिया बिल्कुल एक सर्किल टाइप में बना हुआ है, और उसके अंदर में मुझे ये टर्न लेना है। तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझो आप, क्योंकि ये बार बार आप लोग का यूज होगा। मान लेता हूं कि जो गाड़ी हमारे पास में है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इस पोजीशन पर मैं एक टर्न लेना चाह रहा हूं। अगर मैं टर्न लेना चाह रहा हूं तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली करना क्या चाहेगी, अगर मैं टर्न ले रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट बाहर की डायरेक्शन में इसके ऊपर में क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर में। तो गाड़ी क्या करेगी, स्किड करने की कोशिश करेगी, यानी कि इस तरफ में भागने की कोशिश करेगी ऑब्जेक्ट। लेकिन जो अर्थ है वो बड़ी समझदार है हमारे लिए, वो क्या करेगी, इसके ऊपर में अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगा देगी। अंदर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसको एक पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है ना, हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल जो फोर्सेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ सकती हैं। तो यहां पर जो फोर्स जनरेट करेगी वो अर्थ हमारे लिए करेगी कि हम बाहर की तरफ में स्किट ना करें,
तो वो कौन जनरेट करवा देगा, अर्थ करेगी, और ये किसके कारण में आएगा, फ्रिक्शन के कारण वहां पर आ जाएगा। तो ये जो ट्रैक है इसका मैंने फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो मुझे ये बताना है कि कितनी मैं मैक्सिमम वेलोसिटी रखूं कि ये गाड़ी बिना स्किड किए यानी कि बिना स्लिप किए ये मूव कर जाए, यानी कि इजीली ये यहाँ पर कर्व के साथ साथ में अपने पाथ को मूव कर ले। चलो इस सिनेरियो को हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ पर m मास है मेरे पास में, बाहर की डायरेक्शन में इसके ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर डिवाइड बाई r लग रहा है, और अंदर की साइड में इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि इसको बैलेंस करेगा। और वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो अर्थ उसके ऊपर में प्रोवाइड करेगी। भाई ये सिनेरियो समझ आया कि नहीं आया। अब कई बार आप देखना कि आप बहुत तेजी के साथ में गाड़ी चला रहे हैं और आपने स्टेयरिंग को तो घुमाया, या किसी आपने रेस रेस वगैरह देखी होंगी, तो गाड़ी क्या करती है, वो टर्न नहीं लेती है, स्लिप करती हुई चली जाती है, स्किड करती हुई चली जाती है। तो वो वेलोसिटी जो उनकी है बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन जो है उसको बैलेंस नहीं कर पाता है, और गाड़ी आपको लोग दिखती है कि कहीं बाहर जाकर किसी की ऑब्स्टेकल के साथ में टकरा जाती है। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी मैं उस पर्टिकुलर सरफेस पे दूं कि ये बिना स्किड किए आराम से टर्न कर जाए। तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जब ये मूव कर रही है तो एक इसके ऊपर में क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक कर्व्ड पाथ है और कर्व्ड पाथ में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन एक फोर्स जनरेट कर देगा। यहां पर मेरे पास में F आ गया। तो F को बैलेंस करवाने के लिए यानी कि जो रिक्वायर फ्रिक्शन मुझे चाहिए, और रिक्वायर क्या होगा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करवा दे, यानी कि mv स्क्वायर डिवाइड बाई r आ जाना चाहिए। तो ये मुझे क्या है, रिक्वायर, इतना मुझे चाहिए फ्रिक्शन कि मैं आराम से मूव कर जाऊं, यानी कि अर्थ जो है वो इतना फ्रिक्शन उसको प्रोवाइड कर दे कि ये जो बाहर की साइड में जो सेंट्रीफ्यूगल लग रही है उसको बैलेंस कर दे। ये तो ये मेरे पास में रिक्वायर है, लेकिन मेरे पास में अवेलेबल कितना है, तो एफ मैक्स ये अर्थ इसके पास में कितना प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रिक्शन के अंदर में हमने अच्छे से पढ़ा है कि ये वैल्यू होती है मेरे पास में म्यू इंटू में एन के बराबर। और एन कितना आ गया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका एक नॉर्मल होगा बाहर की डायरेक्शन में, जो कि कितना लग रहा होगा, mg के बराबर लग रहा होगा। तो यहां से आ गया मेरे पास में mg, तो इसकी वैल्यू मेरे पास में mg आ गई है। तो जो रिक्वायर है दैट मस्ट बी लेस देन एफ मैक्स। भाई तभी तो मैं बच सकता हूं, जैसा यहां पर भी अभी बार बार मैं वो चीज बता रहा हूं कि मैक्सिमम मेरा अर्थ जो है उसको 10 प्रोवाइड कर सकता है, और रिक्वायर मुझे 8 है या फिर 7 है। अगर इससे नीचे नीचे है तो ये गाड़ी आराम से मुड़ जाएगी, लेकिन अगर ये वैल्यू मेरे पास में ऊपर पहुंच गई है, मान लेते हैं 11 पहुंच गई है, तो ये इस गाड़ी को नहीं रोक पाएगा। वो फ्रिक्शन जो है वो रिक्वायर जो है वो मेरे पास में क्रॉस कर जाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू को, तो गाड़ी के पास में ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा और वो बाहर की डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। क्योंकि ये रिक्वायर जो है उसकी वेलोसिटी के ऊपर में डिपेंड कर रहा है ना, मास उसका कांस्टेंट है, आर उसका कांस्टेंट है, तो बाहर की डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। हमें तो स्किड से बचाना है, तो एफ मैक्स मेरे पास में म्यू इंटू में mg है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि जो एफ आर है दैट इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू में mg होना चाहिए। और m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से v की वैल्यू मेरे पास में निकल के आती है दैट इज इक्वल टू म्यू आर जी, जो आप आज तक रटते हुए आ रहे थे, आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहां से मेरे पास में ड्राइव होकर आता है। यानी कि ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे ये इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर में, यानी जिसका एक मेरे पास में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एक पर्टिकुलर रेडियस है, एक ग्रेविटी तो हमारे पास में कांस्टेंट ही रहने वाली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो चीजों के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, म्यू के ऊपर में डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर आर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। यानी कि एक तो मेरे पास में ये कंडीशन आए कि मैं इस सरफेस को, जो म्यू वाला सरफेस है, इसको मैं काफी रफ बना दूं तो भी गाड़ी मेरे पास में इजीली मूव कर जाएगी, या फिर ये जो पाथ है जिसका रेडियस है ये एक कर्व टाइप में बन रहा है, इस कर्व को मैं बहुत बड़ा बना दूं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं करके इसकी v मैक्सिमम को बढ़ा सकता हूं। यानी कि अगर मैं पहले उसके ऊपर में 10 मीटर पर सेकंड से मूव करूं और इजीली मैं उसको क्रॉस कर पाऊं, तो जैसे मैंने इन वैल्यूज को चेंज किया तो मान लेते कि 12 मीटर पर सेकंड हो गया, तो मैं इतना आराम से मूव कर जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इसको 12.5 कर दिया, 12.1 कर दिया, 12.2 कर दिया, तो गाड़ी क्या करेगी, बाहर की साइड में स्किड कर जाएगी। रीजन बीइंग की जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है मेरे पास में वो उसको क्रॉस कर जाता है। ठीक है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 10 उसकी अगर मेरे पास में मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको क्रॉस कर जाएगा वो, और वहां पर गाड़ी के ऊपर में एक नेट फ्रिक्शन नेट फोर्स लगेगा जो कि इसको बाहर की साइड धकेलने की कोशिश करेगा। तो जब भी हमारे पास में ट्रैक होता है तो हमें स्पीड वगैरह जो है इस तरह से मेंटेन रखनी चाहिए, और ये फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा।
बेंडिंग ऑफ कार को लेकर, तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर में वी मैक्स की वैल्यू जो होती है वो लेस देन म्यू इंटू आर जी हमें रखनी चाहिए, ताकि हम इजिली उसके ऊपर में बेंड कर पाए, टर्न कर पाए अपने व्हीकल का। ये सारे हमारे पास में ना प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में जुड़े हुए एग्जांपल्स हैं। अब क्या होगा इसके अंदर में, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं कि आर की वैल्यू मान लो 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर है मेरे पास में, म्यू की वैल्यू मान लो 0.1 है, तो बताओ कि मुझे वी मैक्स की वैल्यू क्या रखनी चाहिए। वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ज्यादा इसमें आप लोग को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो पढ़ाना चाह रहा हूं मैं आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। अभी तो हमारे पास में क्या था, रोड जो बिल्कुल फ्लैट था, और उसके यूज करते हुए आपने देखा कि म्यू मेरे पास में कांस्टेंट होगा एक सरफेस का, आर मेरे पास में कांस्टेंट होगा, यानी कि ये वी मैक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू तक जाकर ये क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। यानी कि इसके बाद में हम नहीं बढ़ा सकते इसको, इससे बाहर बढ़ाएंगे तो हमारी गाड़ी क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। तो क्या और रास्ता है भाई, ये तो मान लेते हैं कि कुछ सरफेस था और वहां पर इसकी वैल्यू जो आई वो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। अब मैं पीछे से एक नॉर्मल रोड था, ऐसे टर्न मुझे लेना है, मान लेते हैं ऐसे मुझे टर्न लेना है, तो मैं इसके ऊपर में आ रहा हूं मान लो तो 20 मीटर पर सेकंड से, और जैसे ये टर्न आया तो मुझे बोला गया कि भाई नहीं, यहां पर आपको 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना है, वरना आप क्या कर जाओगे, स्किड कर जाओगे। तो भाई मैं इतना रिड्यूस करूंगा अपनी स्पीड को, मान लेते हैं 30 से मैं मूव कर रहा हूं, तो इतना रिड्यूस करूंगा तो गाड़ी तो मेरी बहुत स्लो हो जाएगी। भाई मुझे नहीं पता, मैं नए रोड के ऊपर में जा रहा हूं, तो ये गाड़ी तो मेरी क्या हो जाएगी, एकदम स्लिप कर जाएगी तेजी के साथ में। और इतना रिटार्ड करना मेरे लिए इतनी शॉर्ट स्पैम के अंदर में पॉसिबल नहीं है। तो क्या और तरीका हो सकता है कि मैं इस वी मैक्स को बढ़ा दूं, कि मैं तेज गाड़ी से भी लेके जाऊं तो मैं टर्न लगा दूं, इजिली उसके ऊपर मैं मूव कर जाऊं। आपने हाईवे वगैरह के ऊपर में देखा होगा कि रोड जो होते हैं वो थोड़े से टिल्ट होते हैं, कि हम बिना फ्रिक्शन के भी वहां पर इजिली टर्न कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम बोलते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर टिल्ट कर देते हैं ताकि हम इजिली उसके ऊपर में क्रॉस कर जाएं। ये तो हमारी जर्नल लेमैन भाषा में हमने इसको समझा, लेकिन उसके पीछे क्या फिजिक्स है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, देखो बैंकिंग ऑफ रोड को समझने से हमारे लिए ये जरूरी होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि अभी एक सिनेरियो में जो यहां पर ले रहा हूं, मान लेता हूं कि जो सरफेस है मेरे पास में वो एकदम स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन ही नहीं है उसके ऊपर में। फ्रिक्शन वाले केस को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि पिछले केस में आपने देखा कि फ्रिक्शन के कारण में ये म्यू प्रेजेंट था, तो मेरी ऑब्जेक्ट जो थी उसको एक फ्रिक्शन मिल रहा था, किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू, और एकदम फ्लैट सरफेस की बात कर रहा था मैं। लेकिन मैं अब आपको यह दिखाना भी चाह रहा हूं कि बिना म्यू के भी हम उस ऑब्जेक्ट को इजीली टर्न कर सकते हैं। और फिर हम दोनों दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों को एक साथ में जोड़ देंगे, म्यू की वैल्यू और इंक्लिनेशन वाला यानी बैंकिंग ऑफ रोड वाला कॉन्सेप्ट दोनों जोड़ देंगे, और इजीली हमारा आंसर हमारे सामने हो जाएगा। चलो देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि एक सरफेस है, ये मेरे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और जो हमने बैंकिंग करी है यानी कि थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया रोड को, देखते हैं ना कि एक साइड में थोड़ा सा उठा दिया जाता है, तो ये मैंने रोड को उसके बेस से उठा दिया, और गाड़ी जो है वो इसके ऊपर में मूव कर रही है। मैं बाहर खड़ा होकर उसको देख रहा हूं, तो मुझे उसके पीछे के दो टायर दिखते हैं ऐसे, ये टायर दिख गए मुझे गाड़ी के, और ये उसका एक्सल दिख गया, और यहाँ से उसका ऊपर का स्ट्रक्चर दिख गया। मान लेते हैं ये मेरे पास में उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखता है भाई, कोई गाड़ी आगे की साइड में मूव कर रही है। ये क्रॉस मैंने दिखा दिया है कि गाड़ी जो है वो अंदर की साइड जा रही है। आप जो देख रहे हैं ना पीछे से खड़े होके गाड़ी, आपकी गाड़ी पीछे चल रही है और आपके आगे गाड़ी कोई चल रही है उस बैंकिंग के थ्रू, तो वहां पर आपको अच्छा नहीं आ रहा, तो चलो इसके नंबर प्लेट लगा देते हैं। अब तो समझ में आ गया, HR, ठीक है, आगे अपना गाड़ी का नंबर लगा लेना भाई आप लोग। तो ये जो गाड़ी है मेरे पास में, ये मैं पीछे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस बैंकिंग रोड के ऊपर में। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसके ऊपर में, तो यहां से हमने देखा कि गाड़ी जो है इस बैंकिंग रोड के ऊपर में मूव करती जा रही है थ्रू आउट द, आगे तक 3D में दिखाऊं तो आगे तक ऐसे ही फैला हुआ है रोड ये। तो इस केस में हो क्या रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास, जो फोर्स लग रहा है इसका, कौन सा फोर्स लगेगा भाई, इसका वेट जो लगेगा वो लगेगा सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि नीचे की साइड में लगेगा, दिस इज इक्वल टू mg। और ये जो एंगल मैंने टिल्ट किया है ये एंगल हमने थीटा इसके ऊपर में डिफाइन किया। तो ये कितना मुझे टिल्ट करना चाहिए ये भी हम निकाल सकते हैं, और कितनी मुझे वहां पर वेलोसिटी मिल सकती है वो भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ इसके ऊपर में पर्टिकुलर एरियाज के अंदर में। अब ये हमें समझ में आया कि ये mg नीचे की साइड में लग रहा है, ठीक भाई। और इसका नॉर्मल कहाँ लगेगा, दोनों सरफेसिस का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये मेरे पास में इसका लग गया नॉर्मल, ये यहाँ पर मेरे पास में आ गया नॉर्मल। ये v वेलोसिटी है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये
यहाँ पर कर्व दिखाने का मतलब ये था कि वो क्या कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये फिर मैं दिखा देता हूँ, चलो v वेलोसिटी से वो अंदर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि आगे की तरफ में मूव कर रहा है, आपको आगे दिख रहा है वो गाड़ी। तो ये एंगल मेरे पास में थीटा, तो ये एंगल मैं अगर इसको यहाँ पर डिफाइन करूँ तो ये एंगल भी मेरे पास में आ गया थीटा। तो इसका जो n का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में कितना आ गया, n cos थीटा, ये n cos थीटा बन गया। और इसका दूसरा कंपोनेंट है वो नीचे की साइड में आ गया, जिसको आपने डिफाइन किया n sin थीटा। ये इतना समझ में आ रहा है, वेक्टर रिजोल्यूशन अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे भाई। ये मेरे पास में n था जो नॉर्मल लगा हुआ है, उसके दो कंपोनेंट मैंने बनाए, एक मेरे पास में n cos थीटा, ये थोड़ा सा टिल्ट और करना है मेरे को, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ बेसिकली सरफेस के साथ में, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली उसको बैलेंस करने के लिए n cos थीटा मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा नीचे वाले के साथ में जब कंपेयर करूंगा। तो ये वेक्टर रिजोल्यूशन आप लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में अच्छे से सीखा हुआ है। तो ये मेरे पास में n cos थीटा इसका कंपोनेंट आ गया। ये n sin थीटा नीचे की साइड में इसको खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां से मुझे समझ में आया कि एक n sin थीटा इसको नीचे की साइड खींच रहा है, तो बॉडी जो है वो एक सर्कल के अंदर में घूम रही है। ये इसका एक सर्कुलर पाथ ऐसा बन रहा होगा, इस पॉइंट को मैं देखूं तो ये कुछ एक सर्कल बना रही होगी। तो सर्कल बना रही है तो इसके ऊपर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की साइड होगी, इस साइड में। और ये हमारे पास में कितनी होगी, mv² डिवाइड बाई r। भाई ये पॉइंट है, कोई गाड़ी है कुछ इस तरह का, मैं दिखाऊं आप लोगों को कि ये मेरे पास में गाड़ी है कुछ इस तरह से मूव कर रही है, ये आपकी तरफ में मूव करती हुई आ रही है मान लो। तो ये अगर मैं देखूं तो ये एक सर्कुलर पाथ भी बनाएगी। तो सर्कुलर पाथ बना रही है, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो सर्कुलर पाथ जब भी बनता है तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो मैंने इसके सेंटर ऑफ मास से बाहर की डायरेक्शन में mv²/r रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां से आपने देखा कि n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, यानी कि mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ये मेरे पास में n cos थीटा, तो mg आ गया, यानी उसका वेट तो बैलेंस हो गया, जो गाड़ी थी उसका वेट तो बैलेंस हो गया, वो ऊपर उड़कर नहीं जाएगी। ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं दूसरा देखूं कि n sin थीटा है, मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, n sin थीटा है, इसको कौन बैलेंस करेगा, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कौन बैलेंस करेगा, n sin थीटा, यानी कि नॉर्मल जो कंपोनेंट था उसी ने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। कमाल हो गया भाई इसके अंदर में। तो पिछले जो सरफेसेस थे मेरे पास में, यहाँ पर नॉर्मल भाई साहब बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि जो फ्रिक्शन लगता था वो यहाँ पर मेरे पास में ये डायरेक्शन में लग रहा था, यानी कि mv² डिवाइड बाई r था। इसको तो कोई बैलेंस करने वाला नहीं था, इसको तो बैलेंस कर रहा था सिर्फ फ्रिक्शन। और जब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था तो इसका कोई भी कंपोनेंट मेरा ना इधर आ सकता ना इधर आ सकता था। तो नॉर्मल बेचारा न्यूट्रल खड़ा था वहां पर, कहा कि मैं तो आपका सिर्फ mg बैलेंस कर सकता हूं। लेकिन यहां पर देखो n ने क्या कमाल कर दिया, n ने उसका वेट तो बैलेंस किया ही किया है, साथ ही उसके कंपोनेंट ने उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बैलेंस कर दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर ले जाने को, अगर मान लो ये फोर्स है, ये n sin थीटा अवेलेबल नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऊपर की साइड में स्लाइड कर जाती है, ऐसे खींच जाती है, क्योंकि ये mv² जो है वो बाहर की डायरेक्शन में इसके ऊपर में लग रहा था। ये हमने कल पिछले जो एग्जांपल थे डिस्क वाले, उसके अंदर में देखा था कि एक डिस्क मैंने घुमाई है, एक तेजी के साथ में घुमा रहा, तो वो जो पार्टिकल है वो उड़कर दूसरी साइड में निकल जाता है, बाहर के डायरेक्शन में आ जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण में, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में। तो रोकने वाला कौन है, उसके अंदर फ्रिक्शन है। लेकिन इस केस में मैंने आप लोगों को फ्रिक्शन नहीं दिया है, ये समझाने के लिए कि भाई नॉर्मल जो है वो देखना कमाल करेगा, दोनों चीजों को बैलेंस कर देगा, उसके वेट को भी बैलेंस कर रहा है, साथ ही साथ उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी बैलेंस कर रहा है। वो घूम रहा है, एक सर्किल के अंदर में घूम रहा है, एक कर्व हमने दे दिया तो वो एक सर्किल के अंदर में घूमेगा, तो उसके ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर फ्रिक्शन होता तो वो उसको बैलेंस कर लेता, लेकिन फ्रिक्शन मैंने दिया ही नहीं। तो फ्रिक्शन नहीं दिया तो भाई मैंने ये भी तो दिया है कि नॉर्मल जो है इस पाथ को मैंने थोड़ा बैंक कर दिया, ऊपर की साइड में कर दिया है। तो मेरा मेन मोटिव किसी भी गाड़ी को अगर मूव कर रही है तो दो ही चीज होती है उसकी, या तो पहला तो उसका वेट को बैलेंस करवा दो, और दूसरा उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करवा दो, गाड़ी आराम से स्मूथली चलती रहेगी उसके ऊपर में। तो हमने वही यहाँ पर किया है, n cos थीटा mg मेरे पास में आ गया, और n sin थीटा जो नॉर्मल का कंपोनेंट था उसने इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पर बैलेंस कर दिया। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू v² डिवाइड बाई rg, और यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मेरे पास में आएगा rg tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये बार बार आप लोगों को यूज आता रहेगा। ठीक है। तो ये वो वेलोसिटी है जब मैं बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट यूज करता हूं कि ये आर मेरे पास में कांस्टेंट है, जी मेरे पास में कांस्टेंट है, लेकिन मैं इस थीटा को चेंज करवा कर इस वी क्यू वैल्यू को, यानी कि बैंकिंग को मैं बढ़ाकर, ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्टिप मैं इसको कर दूं कि मैं बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे खड़ा कर दूं, भाई वहां पे तो क्या हो जाएगी, गाड़ी अपने आप नीचे गिर जाएगी।
हालांकि वैसा हम कर सकते हैं, मौत का कुआं आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके अंदर में ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन हमें क्यों वहां पर जाना है भाई, थोड़ा सा हम टिल्ट करवाते हैं इसके अंदर में, ताकि हम इजीली उसके ऊपर में मूव कर जाए। वहां पर थोड़े अलग कंसेप्ट इसके अंदर में आ जाते हैं। तो आर जी टेन थीटा मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि हम वेलोसिटी जो है पिछले केसेस के अंदर में जो हमने वेलोसिटी फाइंड करी थी, वो एक फ्लैट सरफेस में हमने देखा कि कर्व हमें लेना है, तो म्यू आर जी हमने वहां पर यूज किया था। लेकिन अगर मैं उसका प्रोवाइड कर दूं कि थीटा वगैरह इसके अंदर में हम यूज कर लें, तो जो आपके पास में आएगा आर जी टेन थीटा वी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी भी हम इसके ऊपर में लेके जा सकते हैं, तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएगी आर जी टेन थीटा। यानी कि यहां पर आपने देखा कि बिना फ्रिक्शन के भी नॉर्मल ने क्या किया है, सपोर्ट किया। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विदाउट फ्रिक्शन विच कंपोनेंट विल बैलेंस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ यू प्रोवाइड द बैंकिंग ऑफ रोड। तो आपको समझ आता है कि नॉर्मल जो था वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है इसके अंदर में कि उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन कवर कर रहा है। तो यहां से आपने देखा कि उसका जो एन का कंपोनेंट है एन साइन थीटा, वो उसको बैलेंस कर रहा है। अब आपको जो करना है इस केस के अंदर में म्यू और लगा के देख लेना, यानी कि सरफेस जो है यहाँ पर म्यू और जनरेट कर लेना और अपनी कैलकुलेशन इसके अंदर में करके देखना, फिर देखना कि आपका v का वैल्यू क्या आ रहा है। चलो इसको कर लेना, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ। अभी तक आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मैं आंसर उसका आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, जो भी आप कैलकुलेट करेंगे। हालांकि पूछा नहीं जाता इसके अंदर में, लेकिन फिर भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो v जो आएगा हमारे पास में वो आएगा म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ऐसे कोई वैल्यू आएगी और इस पूरे का आएगा रूट। तो ये रहेगी मैक्सिमम वैल्यू, उस फ्रिक्शन का यूज करते हुए हम लेकर जा सकते हैं, यानी कि एक लिमिट मेरे पास में आ जाएगी। और v दूसरा, अगर मैं v मिनिमम की निकालना चाहूँ तो यहाँ पर v मिनिमम मेरे पास में 0 आ जाएगी। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि मैं गाड़ी को रोक दी तो गाड़ी अपने आप स्लिप होकर नीचे आ जाएगी। भाई मेरे पास मैक्सिमम की कोई वैल्यू हो सकती है कि मैं कितनी तेजी के साथ में यहाँ पर गाड़ी को टर्न करूँ कि आराम से मुड़ जाए। मिनिमम तो मैं खड़ी कर दूं भाई, वेलोसिटी 0 तो ये अपने आप तो नीचे आएगी नहीं। तो ये चीज़ें आप लोग को इसके अंदर में ध्यान रखनी है। इसके ऊपर में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी मुझे एक बैंकिंग रोड के ऊपर में रखनी चाहिए। तो आर जी टेन थीटा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर फ्लैट सरफेस की बात कर रहा हूँ तो म्यू आर जी वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंगल वगैरह आ जाए तो आप लोग ये आर जी टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा और क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग देख लो इसके अंदर में। कॉन्सेप्ट क्या, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है मुझे बार बार। मैं उसके वेट को देखो, अभी तक अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि चीज़ें ना ऐसा लगता है कि कई बार रिपीट हो रही है। मेरा काम वही होता है, मैं वेट को बैलेंस कर देता हूँ, मैं वेक्टर को रिजोल्व कर देता हूँ, बस उनको बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन मुझे आनी चाहिए। इससे बढ़कर कुछ भी फिजिक्स के अंदर में नहीं है। कि वेक्टर का रिजोल्यूशन आप लोग को आना चाहिए, बैलेंसिंग आप लोगों को आनी चाहिए, और छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कुछ टॉपिक्स के, जैसे वर्क पावर एनर्जी का एनर्जी थ्योरम हो गई है, जो मेरे पास में एनएलएम हो गया है, उसके कंस्टेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें, उनके कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन पूरी फिजिक्स के अंदर में दो ही चीज़ें हमारी काम करती हैं कि वेक्टर आपको बार बार मिलेगा, वेक्टर को हमें पहला तो उसका रिजोल्व करना आना चाहिए और फिर उनको बैलेंस करना आना चाहिए। बस मेरे को अपने इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में पकड़ है, और इसीलिए मुझे फिजिक्स सबसे आसान लगती है। आप भी अपनी इन्हीं चीज़ों के ऊपर में अपनी पकड़ बनाओ, फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ में जोड़ते चलो, चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। चाहे कैसा भी कम्पिटिटिव एग्जाम आपके सामने आ जाए तो आप इजीली कर लोगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंडिंग ऑफ रोड को लेकर। सॉरी, बेंडिंग ऑफ रोड हमने, बैंकिंग ऑफ रोड हमने कर लिया है। अब बात करता हूं मैं बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट या फिर मोटरसाइकिलिस्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मोटो जीपी की वगैरह रेस वगैरह हो रही होती है, तो वो बाइक चला रहे होते हैं बहुत तेजी के साथ में और ऐसे झुकाते हैं नीचे की साइड में, यहाँ तक कि उनके घुटने तक टिक जाते हैं। तो वो कितना झुका सकते हैं, मैक्सिमम कितना वो झुकाएं कि आराम से वो मूव कर जाएं, यानी कि वो टर्न इजीली ले पाए। वो मैक्सिमम वो जिस तरह का झुकाव करते हैं वो किसी टर्न वगैरह के ऊपर में करते हैं, बिल्कुल बाइक को ऐसे नीचे की साइड में झुका देंगे तो गाड़ी भी उनके साथ साथ में मूव करती हुई चली जाएगी। बेसिकली वो कर क्या रहे हैं उस केस के अंदर में, वहां पर हमारे पास में वही सेंट्रीपिटल फोर्स हमें प्रोवाइड करनी है, और जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इन सबको बैलेंस कर देगा, जो फ्रिक्शन वहां पर लग रहा होगा उन सबको बैलेंस कर देगा, जो टॉर्क वहां पर लग रही होगी वो उसको बैलेंस कर देगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास में रोटेशनल मोशन का आता है, जिसको आप टॉर्क के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर इस केस के अंदर में सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला डिफाइन करवा दूंगा और छोटा सा कंसेप्ट दे दूंगा। सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन आएगा तो वहां पर इसको दोबारा से हम एक बार डील कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो एक 22 जो साइकिल है वो मैं बना देता हूँ।
थोड़ा सा ड्राइंग की कलाकारी हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये मेरे पास में बाइक, अरे भाई ये कैसा टायर बन गया, ये मेरे पास में बाइक का टायर है या साइकिल का टायर है। ये इसका एक्सल मैंने लगा दिया है, और एक्सल के ऊपर में कुछ ये इसका मडगार्ड टाइप होता है, ये मैंने इसका लगा दिया है मडगार्ड। और यहाँ से ऊपर की तरफ में जो उठा हुआ हिस्सा, ये यहाँ पर हमने एक लगा दिया है ये, और यहाँ पर हमने पर्सन को बैठा दिया है इस केस के अंदर में, और यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है, ये निकाल दिया। दिख रहा है कुछ बनता आ रहा है, कि आदमी बनेगा ही नहीं बनेगा पता नहीं भाई। कोशिश कर रहे हैं ड्राइंग चलाने की। ठीक है भाई, ये मेरे पास में बाइकर है, वो इसके जो हैंडल होता है उसको पकड़ रखा है। इसकी टांगे और बना दो। टांगे कैसे बनाए, नीचे से ले आओ भाई इसके, यहाँ से ये इसकी जो टांगे हो गई। चलो भाई जो भी है जैसा बना, मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, आई होप अच्छी बनी होगी ड्राइंग। तो इस पूरे ऑब्जेक्ट का ये जो बाइक है, ये ऊपर ड्राइवर है भाई, इसकी आंखें बना देते हैं। ये ड्राइवर है जो भी चला रहा है, इस बाइक को चला रहा है या साइकिल को चला रहा है, और ये इस पॉइंट पर टच कर रहा है इस सरफेस को। अगर ये सरफेस को टच कर रहा है तो यहाँ पर उसके ऊपर में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, और वो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, वो फ्रिक्शन फोर्स इसको इस तरफ में खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो फ्रिक्शन यहाँ पर लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं रहा होगा। तो जहां पर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास रहता है वहीं पर हमारे पास में क्या लगेगा, उसका वेट लगेगा, यानी कि mg लगेगा। हमें पता है कि पूरी बहुत बड़ी बॉडी होती है तो उसका मास जो है एक जगह पे कंसंट्रेटेड होता है, और उसको हम उसका सेंटर ऑफ मास जानते हैं। रोटेशनल मोशन और सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट्स के ऊपर में बहुत अच्छे से इसको बाद में हम डील करेंगे। तो ये मैंने mg इसका नीचे की साइड में लगा दिया, ठीक है भाई, बॉडी ने यहाँ पर इसको टच किया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है अंदर की साइड में मूव कर रहा होगा, तो यानी कि एक सर्कुलर, इसका सर्कुलर मैंने आइडेंटिफाई किया, तो ये एक इस तरह का सर्कल उसका बन जाएगा। तो यहां पर उसके ऊपर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जो कि बाहर के डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या जो भी आर मैं यूज कर लूं, ये जितना कर्व उसका बनेगा उसको मैंने डिफाइन कर दिया, आर उसका रेडियस जितने से वो मूव कर रहा होगा। ठीक है भाई, mv स्क्वायर आर बाई ये मेरे पास में इधर आ गया। अब दूसरा जो है, जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस, इसके ऊपर में एक नॉर्मल लगाएगा, और वो नॉर्मल ऊपर की डायरेक्शन जाएगा, यानी कि 90 डिग्री पर आ गया। ठीक भाई, अब यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि एक फोर्स नीचे लगी, उसका वेट बैलेंस कर रही है, वेट है, और इसको बैलेंस करने के लिए वहां पर नॉर्मल लग गया। और जो फ्रिक्शन है जो अंदर की साइड में इसको लगा रहा है, किसको बैलेंस करने के लिए, mv स्क्वायर आर को, यानी कि सरफेस का म्यू मेरे पास में प्रेजेंट था, तो ये इसको f जो है वो लग रहा है mv स्क्वायर आर को बैलेंस करने के लिए। तो यहां से हमें समझ में आया कि बैलेंसिंग करने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट ना गिरे, फॉर बैलेंसिंग n इज इक्वल टू mg, और जो दूसरा मेरे पास में फोर्स है यानी फ्रिक्शन फोर्स है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई आर। दो इक्वेशन मेरे पास में आ गई है। नॉर्मल उसके वेट को बैलेंस कर रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहाँ पर जो बैलेंस कर रहा है। अब रोटेशनल मोशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, उसके जो टॉर्क वगैरह को लेकर यहाँ पर डिफाइन करे जाते हैं, लेकिन आपको उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाना है अभी। अब आपको जो निकालना है, ये तो आपने समझ लिया कि कैसे किसको बैलेंस करना है। अब आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि जब ये बाइकर इसके ऊपर में मूव कर रहा है तो कितना फ्रिक्शन फोर्स है वहाँ पर प्रोवाइड होगा, तो m उसका प्रोवाइड होगा आपको, v आपका प्रोवाइड होगा, r आपके पास में गिवन होगा, तो आप इजीली उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, या v फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, ठीक है, या जो मेरे पास में f मैक्सिमम रिक्वायर है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो आप इजीली इसके अंदर में कर सकते हैं। सिर्फ वैल्यूज को पुट डाउन करना है इसके अंदर में। ये मेरे को रिक्वायर फ्रिक्शन बताएगा, और ये मेरे पास में नॉर्मल को डिफाइन कर देगा, और एफ मैक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, म्यू इंटू में एन आ जाएगी। बस वैल्यूज को पुट करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ भी दे सकता हूँ, चलो भाई कर लो। मास ऑब्जेक्ट का 1 kg है, 2 kg है, v मेरे पास में मान लेता हूँ कि 4 मीटर पर सेकेंड है, r हमने फाइंड किया 1 मीटर मैंने आपको प्रोवाइड किया। बस कर लो इसको कैलकुलेट, जो भी आपको निकालना है, n निकाल लो, f निकाल लो, और f मैक्स निकाल लो, सिंपल। लेकिन मुझे इनसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक निकालनी है भाई। ठीक है, आप नॉर्मल आपका यहां पर लग रहा है, तो मैं इसको कितना तक बेंड कर सकता हूं भाई। ये ऐसा थोड़ा ना कि धरती के बिल्कुल टच कर देगा, धरती के टच करेगा तो गिर जाएगा वो तो वहीं पर ही। तो मैं कितना इसको बेंड कर सकता हूं। तो बेसिकली बेंडिंग हो किसकी रही है, ये चीज समझना जरूरी है। बेंडिंग इस केस के अंदर में होती है आपके सेंटर ऑफ मास की। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना बेंड करवा दूं मैं इस नॉर्मल से, ये थीटा से, तो मैं आराम से ये कैलकुलेट कर लूंगा कि मेरे पास में इतने एंगल तक मैं मूव कर सकता हूं। अगर आपने फ्रिक्शन को मेरे साथ में समझा होगा तो आपने पाया था कि एक साइड में मेरे पास में फोर्स होती है,
फ्रिक्शन फोर्स, और दूसरी साइड में होता है नॉर्मल, और ये दोनों किसके बच्चे, कॉन्टैक्ट फोर्स के। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो मैं टेन थीटा को लिख सकता हूं कि एफ डिवाइड बाई एन, एफ डिवाइड बाई एन में इसके रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये मेरे पास में एफ, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, ये एफ बन गया, ये एन हो गया मेरे पास में। तो एफ डिवाइड बाई एन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एफ की वैल्यू कितनी है, यहां पर एफ की वैल्यू आई मेरे पास में एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और एन की वैल्यू है मेरे पास में एम जी, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। यानी कि आप अपनी बाइक या फिर साइकिल को मैक्सिमम इतने एंगल तक बेंड कर सकते हैं, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। या फिर कई बार आप लोग खाली थीटा निकालना है तो थीटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट वही है मेरे पास में कि मुझे वेक्टर रिजोल्यूशन आना चाहिए, कहां पर उसका वेट लग रहा है, कहां पर उसकी नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रही है। अगर सर्कल कर रहा है भाई, ये घूमेगा नीचे की साइड में तो एक सर्कल बनाएगा ना, और सर्कल बनाएगा तो उसके पास में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी। मैंने कहा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी आसान चीजों को आसान कर देती है, न्यूमेरिकल्स को। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ लेके जाएगी। भाई इसको बैलेंस कौन करवाएगा, अगर ये नहीं आया, बैलेंसिंग नहीं हुआ, तो गाड़ी तो इस साइड में स्किड कर जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये सरफेस जो है म्यू जो है, वो इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिसको आप एफ से जानते हैं। और इसको बैलेंस करने के लिए एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर आ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे कितना टिल्ट करना चाहिए कि मैं ना गिरूं उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए। यहाँ ये भी ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए मान लेता हूं मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए मैं कितना एंगल वहां पर रख सकता हूं। तो ये आपको वैल्यू जो आएगी वो आएगी टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। यानी कि वी मेरे पास में वेरी कर सकता है, आर मेरे पास में कांस्टेंट है, जी मेरे पास में कांस्टेंट है। तो थीटा की वैल्यू हर स्पीड के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि धीरे स्पीड में आप मूव कर रहे हैं और आपने बहुत ज्यादा उसको झुका दिया है तो आप गिर जाएं, और बहुत तेज स्पीड के साथ में हम मूव कर रहे हैं तो आप बहुत नीचे तक झुका देंगे तो भी आप नहीं गिरेंगे। देखा भी होगा आप लोगों ने ये चीजें करके कि साइकिल को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना और झुका देना अपनी मर्जी से, गिर जाओगे वहीं पे। और बहुत तेजी के साथ में आप टर्न करने की कोशिश करना, आराम से निकल जाओगे वहां से। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट को लेकर आता है। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन क्या बनते हैं, पहला बनता है आप लोगों से पूछ लेगा कि जो बैलेंसिंग नॉर्मल पूछ लेगा आप लोगों से, या फिर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, रिक्वायर फ्रिक्शन कितना होगा, या मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, वो आप लोगों से कैलकुलेट करवा सकते हैं। और दूसरा, कितना बेंड कर सकते हैं, थीटा आप लोगों से कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो सारा डेटा मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, आप तीनों चारों चीजें इसके अंदर पुट डाउन करके अपनी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। देखो, जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो कहीं आसमान से उतर के नहीं आते हैं, वो होते कॉन्सेप्ट्स के साथ में बिल्ड होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया ये कि कहाँ से सारी चीजें हो रही हैं, तो मेरे को काम क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज तो चेंज करनी है भाई। कि वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो सारा कुछ अपना हाथ में, और सिलेक्शन भी अपने हाथ में है फिर। चलो, लास्ट टॉपिक रहेगा और इसके बाद में हम अपना सर्कुलर मोशन जो खत्म कर देंगे। फिर एक या दो लेक्चर हमारे पास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आएंगे, वो हम इस चैप्टर के बाद में देखेंगे। सर्कुलर मोशन आज खत्म हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मौत का कुआं। देखा है किसी ने सर्कस के अंदर में जाकर? सभी ने देखा होगा बचपन में। तो ये मौत का कुआं है क्या? देखते हैं ना कि उसके अंदर में आराम से वो अपनी बाइक वगैरह को मूव करवा रहे होते हैं। आखिर क्या उनके पास में, वो एक लेमैन भाषा में है कि गाड़ी उसकी क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन एक फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए उसके पीछे कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो कंसेप्ट ये है भाई, उसके अंदर में बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पता नहीं क्यों इतना जो पढ़ाते हैं इसको हवा बना देते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, जो अभी तक आपने पढ़ा उन्हीं चीजों का यूज है। ये जो कुआं है आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक सर्कुलर, कैसा बोलूं इसको मैं, सिलेंडर टाइप का कुआं हो गया। मतलब एक सर्कुलर टाइप ऐसा बन रहा है उसके अंदर में कुआं। आप लोगों ने देखा ही है कैसा होता है, सिलेंड्रिकल टाइप होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है, यहाँ पर एक बाइकर है। ये बाइकर, वही हमने बाइक बनानी शुरू करी, ये उसका एक्सल हो गया, ये उसके मडगार्ड हो गया, ये यहाँ पर हो गया। बस ज्यादा उसके ऊपर मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैं समझ गए होंगे कि एक बाइक इसके ऊपर में मूव कर रही है जिसका मास है m। ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर मूव कर रही है जिसका मास हमने m लगाया। तो ये ऑब्जेक्ट एक सर्कल के अंदर में मूव कर रही है। तो पहले, सबसे पहले मुझे वही अपने तरीके की कौन कौन से फोर्सेस डिफाइन करने होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डिफाइन कर दो, तो आपको पता लगा कि ये mg इसका नीचे की साइड में लग रहा है। अगर ये mg है मेरे पास में और ये सरफेस जो है इसका म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट है,
भाई तभी तो ये बाइक यहाँ पर चल पाएगी ना, जब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नीचे गिर जाएगी। तो ये मेरे पास में mg, इसका वेट नीचे की साइड में लग रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए कौन ऊपर की साइड में आएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, तभी तो यहाँ पर चल रहा होगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इसके ऊपर में एक नॉर्मल लगाएगा, और वो नॉर्मल कहाँ पर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन करने के कारण इसके ऊपर में क्या लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जो कि है mv² डिवाइड बाई आर के बराबर। ये आर क्या हो सकता है, आर भाई उसका सर्किल, जो जितना बड़ा सर्किल बना रही है वो वही हमारे पास में होगा, गिवन होता है आपके क्वेश्चंस वगैरह में। तो ये आर मेरे पास में आ गया, इतना बड़ा सर्किल वो बना रही है। वेक्टर हमें निकाल लिए। क्या कोई वेक्टर किसी एंगल पर है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे क्या आनी चाहिए, बैलेंसिंग आनी चाहिए। तो बैलेंसिंग कर लो भाई। वर्टिकली कौन बैलेंस कर रहा है इसको, जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mg। ये इसके फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। दूसरा, इसके नॉर्मल को कौन बैलेंस कर, यानी कि इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, n कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई आर। ये मेरे पास में दो इक्वेशंस आ गई है। ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहूँ कि मेरे पास में मैक्सिमम कितनी स्पीड से मूव करूँ, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैंने 1 मीटर पर सेकंड से घुमाया तो वहीं के वहीं गिर जाएगा वो। मैंने थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाई उसकी तो गिर गया। मैंने बहुत तेज स्पीड उसको प्रोवाइड कर दी तो आराम से उसके अंदर में घूम पाएगा। तो वो v मुझे फाइंड आउट वो पता होना चाहिए कि उसको एक सफिशिएंट फ्रिक्शन मिलता रहे और वो उस सर्किल के अंदर में मूव करता रहे। तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो मेरे पास में एफ मैक्सिमम ये सरफेस प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू में एन। अगर ये सरफेस जो मेरे पास प्रोवाइड कर रहा है एफ मैक्स, यानी कि ये जो सरफेस था ये इसको एफ मैक्स प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन मुझे रिक्वायर कितना है, mg। अगर मेरा एफ रिक्वायर जो है, एफ रिक्वायर है वो लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए एफ मैक्स से, तो ये ऑब्जेक्ट बिना स्लीपिंग के वहां पर मूव करता रहेगा, यही तो है ना। तो एफ रिक्वायर मेरे पास में कितना mg है, और ये लेस देन किसके, एफ मैक्स के। एफ मैक्स यानी कि म्यू और एन की वैल्यू आपने फाइंड करी mv² डिवाइड बाई आर के बराबर। तो यहां से v की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी कितनी, v दैट मस्ट बी लेस देन rg डिवाइड बाई म्यू। तो जितने भी ये मौत का कुआं या ये खेल दिखाते हैं वो इस पर कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी वेलोसिटी हमें रखनी चाहिए। हालांकि उनको हैबिट पड़ जाती है इतनी कैलकुलेशन, वो एक फिजिक्स की तरह नहीं सोचते हैं। उनको तो ये कि हाँ भाई इतनी स्पीड पर मुझे घुमाना है, एक पूरा सिनेरियो बनाया किसी ने कैलकुलेट करके दे दिया कि 20 मीटर पर सेकंड से तुम मूव करोगे तो आराम से मूव करते रहोगे इसके अंदर में। लेकिन उसके पीछे कहानी क्या थी, वो कहानी यहाँ से निकल कर आती है कि भाई उसके फ्रिक्शन ने उसको बैलेंस करवा रखा है कि वो स्किट ना ऊपर करे ना नीचे की साइड में कर जाए। अगर वो कर गया तो वहां पर गिर जाएगा वो। और उसके नॉर्मल को कौन बैलेंस कर रहा है, यानी उसके सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि अगर ये फोर्स ज्यादा होगी तो बाहर की साइड में निकल जाएगा वो। ये फोर्स आ गया तो यहाँ की ये फोर्स ज्यादा होगी तो नीचे गिर जाएगा यहीं पर ही बीच में जाकर, और मौत का कुआं उसका मौत बना देगा। ठीक है ना। तो उसकी मौत नहीं लानी हमें, उसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए बहुत बढ़िया से कैलकुलेशन करनी है, और बढ़िया से कैलकुलेशन मतलब ये निकालना है कि v कितना मैं रखूं कि वो आराम से मूव करता रहे, rg डिवाइड बाई म्यू, यानी कि उसकी वेलोसिटी इससे कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो भी गिर जाएगा वो, और कम हुई तो भी गिर जाएगा उसके अंदर में। ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो हमें उसकी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए ताकि हम उसको बचा सकें। तो यहाँ पर हमारा ये सर्कुलर मोशन जो है वो एंड होता है। आई होप आप लोगों ने अच्छे कंसेप्ट इसके अंदर में सीखे हैं। तो मैं बार बार भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिसका सेंटर सर्कुलर मोशन अच्छा नहीं होगा उसका रोटेशनल मोशन खराब हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास खराब हो जाएगा। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है उसी से लेकर हम अपना रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, तो ये खराब, तो आप देख सकते हो कि कितना सीक्वेंस में आपकी चीजें खराब होती आ गई है। तो वर्क एनर्जी पावर, ये फिर हमारे पास में सर्कुलर मोशन, फिर हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फिर इसके साथ में सेंटर ऑफ मास, और फिर इसके बाद में रोटेशनल मोशन। ये सारे टॉपिक एक साथ में रिलेट करते हैं। हालांकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्टली इसका वर्क एनर्जी पावर का इतना यूज नहीं होता, लेकिन इसके एक छोटा सा टॉपिक आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसके अंदर में इसकी जरूरत पड़ती है अपने को। तो इसकी एक सीक्वेंस बनानी चाहिए आप लोगों को। कभी भी आप जंप मत करना किसी भी टॉपिक को लेकर, आगे भी अगर पढ़ोगे तो कभी भी टॉपिक वाइज जो सीक्वेंस आप लोग को दी जाती है उसी अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करो। कभी भी डायरेक्टली यूनिट 1 यूनिट 2 यानी काइनेमेटिक्स अगर जिसने छोड़ दी और अब जो पढ़ना चाहेगा तो उसको चीजें इजीली समझ में नहीं आएंगी। जिसने एनएलएम नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर रहा होगा कैसे वेक्टर को रिजोल्व करते हैं, कैसे हमारे पास में वेट को बैलेंस करते हैं, तो वो
वो नहीं समझ पाएगा इन चीज़ों को। तो आपको अच्छी एनालिटिकल पावर बनानी है अपनी, अच्छे से एनालिसिस करना है चीज़ों को। पिछले लेक्चर में बताया मैंने आपको कि हमेशा तैयारी जो करनी है वो एक टीचर बनने के लिए करनी है। यानी कि टीचर बनने का मतलब ये नहीं कि हर किसी को पढ़ाना है। आप अपने किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचर बनने का मतलब है कि उस टॉपिक के ऊपर में इतनी कमांड बना लो कि किसी भी स्टूडेंट को आप इजीली समझा सको। और ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस से आती हैं। अभी आपने वीडियो देख लिया या चीज़ें समझ ली, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग के अंदर में ये बिल्कुल बनी रहेंगी। आपको ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी रोड के ऊपर में जा रहे हैं तो ये देखा ये कोई रेस देख रहे हैं आप, तो ये साइकिलिस्ट बाइक बाइक वाला या फिर जो साइकिलिस्ट है वो कैसे टिल्ट कर रहा है, कितने तक उसको टिल्ट करना चाहिए कि वो नहीं गिरे। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। और ये जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा ना तो फिजिक्स आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है। और मैंने पहले भी बताया कि फिजिक्स इसलिए आसान है क्योंकि हर चीज हम विजुलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर में। ये गाड़ी आप आगे से जब भी देखेंगे तो गाड़ी को थोड़ा सा टिल्ट जाता हुआ दिखेगा, रोड थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, हाईवे वगैरह जो बने होते हैं। नॉर्मल मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टेट रोड वगैरह होते हैं वहां पे इतनी बढ़िया तरीके से इंजीनियरिंग यूज नहीं करते हैं। लेकिन एनएचएआई के जो रोड्स होते हैं ये बिल्कुल इन फॉर्मेट्स को यूज करते हैं। वो रोड को टिल्ट बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा स्पीड के अंदर में भी आप इजीली टर्न कर पाओ। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि आपकी गाड़ी 70, कई बार लिमिट्स भी आप लोगों ने देखी होंगे कि कहीं पर 90 का लिमिट लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, कहीं पे 100 लिखा होता है, एक ब्लैक वाइट और ब्लैक बोर्ड टाइप में उसके ऊपर में। तो ये 100 का मतलब है कि उस कार के ऊपर में भी आप इजीली 100 से मूव कर सकते हैं। हमने उस रोड को इतना टिल्ट किया हुआ है इन पैरामीटर्स का यूज करते हुए। ठीक है, तो ये सारे डे टू डे लाइफ के अंदर में हमारे एग्जांपल्स के साथ में जुड़े हैं। बाकी न्यूमेरिकल्स आप खुद भी बना सकते हैं इसके अंदर में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर में। आपको वैल्यूज पुट करनी है, अपनी तरफ से मन से कुछ भी मानना है और उनको यहाँ पर पुट करते हुए देखते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट के साथ में। और जो भी आपका साथी कोई जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी को बताइए, 9416878402। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। एक और फोटोनिक्स की ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स जो है बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है और बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप लोग को चीज़ें करवाई जाती हैं। ये आपने चीज़ों को ऑब्जर्व कर भी लिया होगा। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।